बरसात की एक शाम सुखापुर गांव के दो लोग गोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे लोग काफी उदास हैं। आज जहां ये सभी लोग मिलकर गोलू की चाय 2-3 कप पी जाते थे, वहां कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित है। गांव के वर्तमान हेडमास्टर सुरेश उपाध्याय गोलू की चाय की दुकान पर पहुंचे। अरे मोहन, श्याम, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है। लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, आपकी चाय तैयार है। मास्टर जी, मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ गोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे। ठीक है, बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताओ ना कि हुआ क्या है? इतनी उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसे 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलकर अपने पैसे बचाकर इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन हाँ, किशनपुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। एक अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल के बेड हो जाएंगे। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहां मिल रहा है मैं तो बाकी की जिंदगी यहीं गुजारूंगा। तुम लोगों के साथ क्यों नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। मोहन, शाम की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने हाथ जोड़कर राजेंद्र मास्टर का शुक्रिया किया। अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह मोहन, सुरेश और श्याम किशनपुर गांव की ओर चल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन पर उतरकर पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा। फिर वहां से नाव लेकर नदी पार करके जाना होगा। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वे तीनों आकर ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है। चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते हैं या नहीं। वे तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वे स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके। यहाँ पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ भी सकता है। अब क्या किया जाए मास्टर जी? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई। वे तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है। इधर ही रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्ते पर एक वैन आती हुई दिखाई दी। सुरेश ने उस चालक को देखते ही पहचान लिया। अरे बासीधर काका, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए? वो आदमी सुरेश को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अरे सुरेश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी बासीधर काका, मैं तो ठीक हूँ। ये दोनों हैं मोहन और श्याम।
मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूं, ये दोनों उस गांव से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। बासीधर काका, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? तो आज रात की आखिरी नाव मिल जाती। इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा, चलो देखते हैं। बैठो, चलो। मोहन, चलो उठो, ये आखिरी मौका है। अगर ये निकल गया तो सारी रात यहीं रुककर बारिश में। सभी लोग वैन पर जाकर बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद सुरेश ने बासीधर से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई बासीधर काका, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ, होती थी पहले, अब नहीं होती। वो कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों बाद किशनपुर गांव आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बासीधर काका। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं वहां से आमतौर पर आना जाना नहीं हो पाता। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन अस्पताल के बेड खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब तीनों ने नदी की ओर देखा तो नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी वो आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नावें बधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ, एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई और फिर बारिश, कोई क्यों ही रहेगा। अभी ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मास्टर जी, आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारनी पड़ेगी। लगता है अब क्या होगा। मास्टर जी, आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। बासीधर भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वे तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बासीधर काका? बोलिए ना, क्या कहना चाहते? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी, और अभी तो कोई माझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से तुम लोगों को अपने घर ले जा सके। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हो, आपको अब की घर से बुलाकर क्यों? मोहन, श्याम और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आज की रात वहीं गुजार लेते हैं। हाँ, मास्टर जी ने सही कहा। हम बासीधर काका के घर पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलकर बासीधर के घर की ओर बढ़ने लगे। एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर से मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। बासीधर काका, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? ये फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो आधे समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूँ, और पानी शायद खिड़की से अंदर आ गया होगा। कमरे के कोने में एक टूटी फूटी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। घर में खाना तो कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो, इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलकर बासीधर बाहर चला गया और वे तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात अचानक मास्टर जी की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। मास्टर जी शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा,
लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो काम किया जा रहा था वो ऐसे किया जा रहा था जैसे किसी की परवाह किए बगैर। मास्टर बासीधर काका घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। लगता है मैंने बासीधर काका को यहीं देखा था। लगता है मानो जैसे वे चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर ये देखूं। देखो तो मोहन, क्या है? उसने मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाया तो मोहन को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं मास्टर जी। सच में? लेकिन ये है किसके? बासीधर काका भी कहाँ चले गए? ठीक है, ये दूसरों के पैसे हैं, उसे हमें जरूरत नहीं। वो जैसा था उसे वैसे ही रख दो अच्छे से, और चले आओ वहां से। ठीक उसी वक्त वो पेड़ जैसे हिल उठा। ऊपर देखा तो वहां लंबी टांगों वाला एक नकली चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत सुरेश, मैं बासीधर हूं। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव के गौरव हो सुरेश। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। जहां तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है और यहां इतने सारे पैसे हैं। लेकिन बासीधर काका, आपके साथ क्या हुआ, आप मुझे सच बताएं। हाँ, मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं। एक दिन मैं अपनी वैन लेकर रेलवे लाइन के उस पार जा रहा था। ऐसे में एक ट्रेन आकर, छोड़ो उस बात को, मैं मर तो चुका हूं, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हो। मैंने थोड़ा जांच लिया, बस ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है राजेंद्र। यहां जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। ये कहते हुए बासीधर का भयानक चेहरा हवा में गायब हो गया। वे तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात, एक भूतिया घर में बिताए हुए वो पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से